हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके हैप केमिस्ट्री में। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो जितने आए थे हमारे, वो हमारा जो चैप्टर था क्या था, बिलियन था। बिलियन से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल थे, डेरिवेशन थे, सवाल थ्योरी जो भी था, हम लोग काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। जो हमारा हेनरी का नियम था, राउल्ट का नियम था, वो सब हम लोग जो है ना देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो क्या है, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब होता है अणुसंख्य गुणधर्म। ये टॉपिक आपका 4 टॉपिकों से मिलकर बना हुआ है। 4 पॉइंट इस पे काम करते हैं हमारे, जिनमें से फर्स्ट हमारा जो आने वाला है वो क्या है, क्वथनांक में उन्नयन आने वाला है। ठीक है बालक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वथनांक में उन्नयन टॉपिक को इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से बेहतर ढंग से इस लेक्चर को आप देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें। और आप अगर नए हो तो हमारे एक है केमिस्ट्री वाला चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी दिक्कतें आती हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। भैया चलने वाले हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, चलो देखो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, ये पहला पॉइंट जो हमारा बना हुआ है वो क्या है, हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, ये हमारा पहला क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। भैया अगर आप हेडिंग का मीनिंग निकाल लेते हो तो हद तक जो है आपकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर दिया क्या गया है, हमारा अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। भैया अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुणधर्म। मतलब अणुओं की संख्या पर जो भी गुण आप व्यक्त करते हो, जिसके कारण उसके नेचर में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहने वाले हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहने वाले हैं। जैसे कि हम बात कर लें अभी इस चीज की डेंसिटी की। चलो बालक हम बात करते हैं किस चीज की, डेंसिटी की। भैया हमारा घनत्व क्या होता है, क्या घनत्व हमारा जो है अणुसंख्य गुणधर्म पे निर्भर करता है कि नहीं करता है। चलो, तो घनत्व बराबर क्या होता है हमारा, यहां होता है द्रव्यमान W अपान आयतन। आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि घनत्व D बराबर क्या होता है हमारा, W अपान V। मतलब क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। भैया अगर हम बात कर लें आपसे कि एक बूंद पानी और एक गिलास पानी, दो अलग अलग चीजें। ठीक है, हमारे पास एक बूंद पानी है और एक गिलास में पानी भरा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से घनत्व किसका ज्यादा है, क्या बता सकते हो। ये यहाँ पर ये मत कर देना कि नहीं गिलास का जो है घनत्व ज्यादा होगा क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है। नहीं, घनत्व तो बालक यहाँ पर दोनों का इक्वल होगा, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि पानी दोनों सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पर जो पदार्थ लिया जाए वो एक ही प्रकार का अगर पदार्थ हो, तो अगर उनके अणुओं की संख्या पर जो भी गुण निर्भर करता है उसी को हम क्या कहने वाले हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे एक जगह का पानी लिया गया, अब सोचो कि इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, नहीं होगा ना, तो इसका ही डेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इसका द्रव्यमान कम होगा, W भी कम है, और इसका जगह देखो जितना कवर किया हुआ है आयतन, आयतन भी तो कम है, तो इसका घनत्व भी तो कम ही आएगा। अब यहाँ पर देखो इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, तो वही आने वाला है। मतलब कि इसका घनत्व जो होता है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो कौन करता है, यहाँ पर जो करते हैं उनकी बात हम करते हैं। भैया हमारे 4 पॉइंट हैं जो कि हमारे अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा होता है वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भैया हमारे पास क्या है, अगर हम बात कर ले कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, वह गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसी को क्या कहते हैं हम, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, आप लोग लिखोगे क्या पेपर में, किसी पदार्थ का वह गुण
जो उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसी को हम अणुसंघ गुणधर्म कहने वाले हैं। जैसे हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट आता है क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। भैया इसको हम कहाँ पढ़े थे, याद करो, इसको हम पढ़े थे राउल्ट के नियम में। राउल्ट का नियम यह कहता था जो हमारा एक्स पी है वो किसके बराबर होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए। देख लो, विलेय के अणुओं की संख्या पर, भैया विलेय के अणुओं की संख्या जितना होगा शुद्ध अवस्था में या विलयन में, उसका वेपर प्रेशर उतना होगा, साफ सी बात है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, वो है क्वथनांक में उन्नयन। सेकंड क्या है हमारा, क्वथनांक में उन्नयन। भैया क्वथनांक में उन्नयन क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको 9th वाले जो क्लास थे आपके, वहां पे आपको मिला था क्वथनांक बिंदु। भैया उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है, तो उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि क्वथनांक बिंदु में कितने की वृद्धि हुई, उसी को क्या कहते हैं हम, क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित किया जाता है डेल टी एफ से। इससे प्रदर्शित करने वाले हैं भैया यहाँ पे टीबी होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट है, डेल टीबी से। भैया डेल टीबी क्या है हमारा, क्वथनांक में कितने का वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब तीसरा हमारा पॉइंट क्या होता है, हिमांक में अवनमन। क्या है भैया, हिमांक में अवनमन, ठीक है। इसको कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक 9th में वही चले जाओ, ये 9th में आप क्या पढ़े थे, हिमांक बिंदु क्या है। देखो आपका जो साइंस है 9th से ही स्टार्ट होता है अच्छे ढंग से। 9th में जो चीजें आप छोड़ के आए हो वही 12 में आपको यूज करना पड़ रहा है। सोचो कितनी दुखद बात है, 9th भी हमें पढ़ना पड़ रहा है। नहीं पढ़ोगे आप ना। भैया हिमांक मतलब क्या था, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। अंक मतलब क्या होता है, बिंदु। जिस पॉइंट पर हमारा द्रव जो है बर्फ में परिवर्तित होता है, ठोस में परिवर्तित होता है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं हम, हिमांक बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर अवनमन, अवनमन का मतलब होता है डिप्रेशन, मतलब कमी होना, ठीक है। इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, डेल टी एफ से, ठीक है। इसको कहते हैं टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल का मतलब होता है अंतर, कितने का अंतर हुआ, ठीक है। चौथा हमारा पॉइंट होगा परासरण दाब। इसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम प्रदर्शित करेंगे किससे, पाई के द्वारा। ये पाई का मतलब ये मत समझ लेना मैथ वालों कि इसका मान 22/7 होता है, नहीं। यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है परासरण दाब का, कि परासरण दाब को हम पाई के द्वारा व्यक्त करने वाले हैं, बस इतना ही बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो भैया हमारे पास अणुसंघ गुणधर्म कितने हो गए हैं, 4। क्या क्या बताओगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको हम लोग क्या है कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं। बचा क्या हमारे पास, 3, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। देखो अब आपसे पूछेगा कि क्वथनांक बिंदु क्या होता है। भैया क्वथनांक में उन्नयन समझने से पहले आप ये तो समझो कि क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। भैया क्वथनांक का मतलब होता है क्वथन होना, उबलना, वाष्प में परिवर्तित होना। अगर कोई भी विलयन हमारे पास है, सपोज कर लो कि हमारे पास पानी है, देखो यहाँ पर पानी है, नॉर्मल पानी रखा गया है। अगर आप बोतल में पानी भर के रख देते हो तो कुछ समय के बाद देखते हो कि उसके जो खाली स्पेस हैं उसमें बूंद के रूप में आ जाते हैं, मतलब कि उसका वेपराइजेशन होता रहता है, ठीक है। तो हर समय जो द्रव होता है, पानी होता है, उसका वेपराइजेशन होता रहता है, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर पर वो क्या होता है, उबलता है। ऐसा नहीं है कि घर पे आप पानी रखे हो वो उबलने लगे, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन वेपर बनता रहता है। अगर हम उसी को टेम्परेचर दे दें, ठीक है ना, हीट करना चालू कर दें, तो हमारा जो पानी है वो क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा।
लेकिन उबलता ऐसे तो नहीं है, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद वो उबलता है। जैसे अभी हम यहाँ पर पानी लिए, देखो नॉर्मल पानी है, इसमें से कुछ जो है ना ये वेपर बन के निकल रहे हैं, यहाँ से नॉर्मली निकलते हैं, जो नॉर्मली आप रखे हो पानी उसमें से निकलते रहेंगे। तो क्या करेंगे हम, अगर इस पानी का हम यहाँ से टेम्परेचर को बढ़ा दें, मतलब इसको हम गर्म करना चालू कर दें, भैया धीरे 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 इसको गर्म करते जाएंगे। कितना गर्म करेंगे, एक समस्या का समाधान यहाँ पे करना है आपको। क्या करना है समझो इसे। अगर हम देखें ये जो पानी उबल रहा है हमारा, ये कैसे उबल रहा है, अभी तो ये तो नहीं उबला, क्यों नहीं उबला, केवल ये वेपर बना रहा है और ये वाला वेपर के साथ उबल रहा है। दोनों में अंतर कितना है, बस इतना फर्क है कि इसके ऊपर ना एक दाब लग रहा है जिसको कहते हैं 1 atm, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब। इसके ऊपर भी उतना ही लग रहा था, इतना दाब है इसके ऊपर, इसके ऊपर भी एक वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। कितना दाब है भैया, 1 atm, मतलब एक वायुमंडलीय दाब सभी पे यहाँ पे पड़ रहा है। तो होता क्या है कि अब यहाँ पर जो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे गए हैं पानी, इनकी अणुएं आपस में टूटती हैं, धीरे धीरे ये गैस में परिवर्तित होती हैं, हल्का हल्का जाना चालू कर देती हैं, लेकिन ये उबलता नहीं है, इसका वेपर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है ये उबलने लगे, क्योंकि इसका वाष्प का दाब इसके 1 atm से कम है। ऐसा समझो आप उठना चाहते हो, कोई आपको दबा के रखा है, उठ पाओगे, नहीं उठोगे, लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत होगी जो आपको दाब के रखा है उसके बराबर आपकी ताकत हो तो आप उठ सकते हो, हल्की से उससे ज्यादा हो जाए आप उसको धक्का दे सकते हो। वही कंडीशन यहाँ पर है। देखो क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर ये पानी को ना गर्म करना चालू कर दिया भैया, धीरे धीरे गर्म होने लगा। अब इसके ऊपर 1 atm का दाब लग रहा है, ये दाब लग रहा है, इसको उबलने नहीं दे रहा है, ये दाब लगाया है उबलने नहीं दे रहा है। तो इतना टेम्परेचर बढ़ाओ, इतना टेम्परेचर बढ़ाओ कि ये जो पानी रखा गया है इसके अंदर वेपर प्रेशर वाष्प दाब जो है ना किसके बराबर हो जाए, 1 atm के। भैया इसका दाब भी किसके बराबर हो गया, 1 atm के। मतलब आप कह रहा है कि हम तुम आमने सामने हो गए। कौन, इसका प्रेशर और 1 atm का प्रेशर, दोनों क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए, मतलब कि साम्य की अवस्था आ गई। अब हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इसको धक्का मार के उबलना चालू कर देगा। बात समझ में आई। ये ऊपर से 1 atm का प्रेशर लग रहा है, दाब लग रहा है, नीचे से दाब कम है तो ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर वाला दबा के रखा हुआ है, नीचे वाला नहीं जा पा रहा है। इसको बढ़ाते जाओ, कितना बढ़ाओगे, जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। अब हल्का सा टेम्परेचर तो सीधा उबलना चालू कर देगा। यही तो हमारा सिद्धांत है इसके, ठीक है। तो अब आप बताओ कि क्वथनांक बिंदु किसे बोलोगे, कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने के लिए लगाया गया दाब क्या होता है, या लगने के लिए जो टेम्परेचर लगता है उसी को क्या कहते हैं, हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वथनांक बिंदु ही बोला है तो भैया आप समझो इसे, ये विलयन है हमारा, ठीक है ना, इसको हम नीचे से गर्म किए हैं ऐसे, यहाँ पर जो दिख रहा है फिगर में आपको, यहाँ पर देखो, ठीक है। अब इसको आप ना गर्म करना चालू कर दिए, ये विलयन को आप गर्म करना चालू कर दिए। कितना, हम मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को आप उबालना चालू कर दिए। क्यों उबलना चालू कर दिया, ये जो टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर, यही टेम्परेचर इस पानी का क्या है, हमारा क्वथनांक बिंदु है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने के लिए लगाया गया या प्रयुक्त किया गया ताप, टेम्परेचर क्या होता है, क्वथनांक बिंदु होता है। बात समझ में आई होगी, यहाँ पर वही चीज हम कह रहे हैं। तो अब भैया आप समझो ऐसा कि अगर इसके अंदर हम कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं, सपोज करो कि हम यहाँ पर नमक डाल दें। जो बच्चे ऐसा कुछ किचन वाला काम किए हैं उनके समझ में आ जाएगा। भैया अगर सादा पानी को आप उबालते हो तो ये कुछ ही टेम्परेचर पर उबलना चालू कर देता है। मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारा जो है, इसी पे समझाते हैं, ये हमारा जो है उबलना चालू कर दिया। कौन उबलना चालू कर दिया भैया, हमारा जो पानी है 100 पर ये क्या कर रहा है, उबल रहा है। तो इसका कितना मानोगे आप टेम्परेचर, क्वथनांक बिंदु कितना मानोगे, 100 मानोगे। कि वाष्प में परिवर्तित होने के लिए लगाया गया ताप जो होता है, या वह न्यूनतम ताप, ऐसे भी बोल सकते हो कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है या उबलती है, सिंपल सी बात है, जिस टेम्परेचर पर उबलती है वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, हमारा क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। ठीक है, परीक्षा में क्या लिखोगे आप,
कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, क्वथनांक बिंदु कह देते हैं। अब यहाँ इसमें हम डाल दिए क्या, 100 पर ये पानी उबल रहा था, हमने डाल दिया इसमें क्या भैया, ये NaCl डाल दिया। अब NaCl जैसे ही आप डालते हो तो ये इतने टेम्परेचर पर नहीं उबलने वाला। जो किचन में काम किए हैं उनको पता होगा कि हल्का सा कुछ भी चीज आप चीनी या नमक कुछ ऐसा पानी में डाल देते हो तो वो थोड़ी देर के लिए उबलना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो चुका है। अब यहाँ से टेम्परेचर और बढ़ाओ तब जाके उबलना चालू कर देता है। मतलब इसके कारण जो टेम्परेचर आने वाला वो लगभग में मान लो कि 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखो दोनों में अंतर आ रहा है ना, पहले हमारा पानी था, विलायक था, कितने पे उबल रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब कितने पे उबल रहा है हमारा, 105 डिग्री सेल्सियस पे। ये किसका है हमारा, विलयन का है, और ये किसका है, विलायक का है। इसको हम, ये पहला टेम्परेचर था तो इसको क्या मानेंगे, TB1 मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे हम, TB2 मानेंगे। भैया दोनों का अंतर क्या आया हमारा, ΔTB आया। यही तो था हमारा क्वथनांक में उन्नयन। कितने का परिवर्तन हुआ, आप घटा लो, TB2 माइनस TB1 कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर आया है वही क्वथनांक में हमारा क्या है, उन्नयन है। उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आया होगा अच्छे से। भैया क्वथनांक बिंदु क्या है, किसी भी द्रव का वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह द्रव उबलता है उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। भैया अब दिया है क्वथनांक में उन्नयन, देखो यही चीज हमने कहा कि अब मानो कि यहाँ पर ये उबल रहा है, यहाँ पर ये उबल रहा है, इसको हम गर्म किए कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या है, पानी है, चलो H2O है। भैया पानी को आप गर्म करने लगे 100 पे ना, ये उबलने लगा, तो ये पानी का क्या कहलाएगा हमारा, TB कहलाएगा ना। क्या बोलोगे, टेम्परेचर इन बॉइलिंग पॉइंट इसका है हमारा, वाटर का है। फिर हमने इसी में क्या डाल दिया, मान लो कि नमक डाल दिया, NaCl दूसरा वाला है, नीचे से इसको भी हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये गर्म हो रहा है हमारा। अब इसका टेम्परेचर जो है 100 से ज्यादा हो गया, कितने पे, 105 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो सेकंड टेम्परेचर है। ये दूसरे बिलियन का है तो इसको क्या बोलेंगे, TB, इसको हम 2 मान लें, इसको 1 मान लें, बस इतना ही अंतर है। बात समझ में आ रही होगी। हमारे पास पानी था, पानी को हम गर्म करना चालू किया, धीरे 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 कितना लेके गए, 100 डिग्री सेल्सियस, तब वो उबलना चालू कर दिया। जो उबलना चालू किया जिस टेम्परेचर पर, वही क्वथनांक बिंदु था हमारा। अब 100 पे हमारा ये उबल रहा है तो पानी का क्या है हमारा, टेम्परेचर इन बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का ये क्वथनांक बिंदु है। अब हम यहाँ उसी पानी में डाल दिए नमक, तो 100 पे जो उबल रहा था 100 पे नहीं उबलेगा, इसको टेम्परेचर और देना पड़ेगा। कितना देना पड़ रहा है, यहाँ पर चेक करो, हम इतना बढ़ा दिए टेम्परेचर। अब सोचो कि 100 से कितना हो गया, 105 हो गया। इनका जो अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा हमारा, ΔTB कहलाएगा। ये ΔTB बराबर क्या मिला आपको, ΔTB क्या था, यही तो बोलोगे, इसका और इसका अंतर है। इसका किसका अंतर है, TB2 माइनस करोगे किससे, TB1 से। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है हमारा, ये हमारा होता है विलयन, तो क्या बोलते हैं हम, विलयन। अब यहाँ पर देख लो ना, पानी के साथ क्या घुला हुआ है, नमक घुला, तो पानी के साथ नमक मतलब विलयन है हमारा। और ये किसका है टेम्परेचर, विलायक का। विलायक का मतलब क्या है, हमारे पास केवल पानी है, पानी केवल है, विलायक है, और नमक के साथ पानी है तो क्या है हमारा, विलयन है। तो भैया अब यहाँ पर ये जो क्वथनांक में उन्नयन दिया गया है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, विलायक तथा विलयन का, विलयन तथा विलायक, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक, यहाँ पे क्या है, 1 है। देखो यहाँ क्या कह रहा है हमारा, कि विलयन तथा विलायक का अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। बोल पाओगे आप, भैया परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं, वो पूछता है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्या बताओगे आप, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर, जितने पे विलयन उबल रहा है जितने पे विलायक उबल रहा है उन दोनों का अंतर जो आने वाला है वही हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। भैया क्वथनांक में उन्नयन का आप परिभाषा दे सकते हो, एक बार अपने तरफ से बोल के देखो, क्वथनांक में उन्नयन क्या है हमारा,
क्वथनांक में उन्नयन होता है हमारा विलयन तथा विलायक के क्वथनांक का अंतर। अब यहाँ पे डेल टीबी बराबर क्या मिला हमें, TB2 माइनस TB1, यही तो मिला है ना फार्मूला। भैया इस फार्मूले को आप मत भूल जाना, क्योंकि इसके ऊपर सवालें फिर से आने वाली हैं, सवालें आपके यहाँ पर भर भर के आने वाली, ठीक है, घबराओ नहीं, आराम से सवालें पूरी करवाएंगे हम। अगर हम नियम की तरफ चलते हैं भैया कि नियम क्या है इसका, तो नियम यह कहता है कि जो डेल टीबी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके एम के, ठीक है, इसके होता है एम के। तो अब क्या बोलोगे कि किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, यही तो है ना विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उसके मोलल अवनमन क्या है ये, उसके मोलैरिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, या मोलर कंसंट्रेशन बोल दो आप। तो परिभाषा में क्या लिखोगे आप, किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब आप भैया अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो कभी भी, तो जो डेल टीबी है ये बराबर, इसको हटाओगे तो कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको कहते हैं के। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का है तो ये के भी हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है, क्योंकि आपको एम बराबर पता है, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी बराबर ये होता है आपका WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA इन ग्राम, ठीक है। ये हमें इसका तो मान मिल गया ना, परिभाषा यहाँ से बोलना है आपको, घबराने की बात नहीं है, नियम की तरफ चलते। ये क्या है हमारा क्वथनांक में उन्नयन पूछा, क्वथनांक में उन्नयन क्या बताओगे, विलयन तथा विलायक के क्वथनांक का अंतर जो होता है क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। नियम की बात करेगा, नियम बताओ क्या है, ये किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, ठीक है, उसके मोलैलिटी के, ठीक है ना, हाँ, मोललता के सांद्रता के समानुपाती होता है। तब यहाँ पे हमारा क्या मिला, यह प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो आप के भी मिल जाता है, लेकिन मोलैलिटी का आपका फार्मूला पता है ये, अब इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हो। तो हमारा फार्मूला क्या मिलने वाला है, डेल टीबी बराबर के बी इंटू WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA इन ग्राम, ठीक है। हमारा जो फाइनल फार्मूला है हमारा यही होने वाला है। तो इसके ऊपर आपके ना सवाल आने वाले। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ भी आपको मिल जाते हैं, जो ग्राफ आपके आने वाले हैं उसको हम देखने वाले हैं कि हमारे ग्राफ क्या आते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि नियम आप बता ही सकते हो, ठीक है ना। क्या बोलना है, क्वथनांक में उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। अब मोलर सांद्रता का फार्मूला है, उठा के रख दिए, हमारा फाइनल फार्मूला ये आके मिल चुका है, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले चुके होंगे, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर के हटे थे हम। चलो देखते हैं अगले पेज पे अब क्या है भैया, क्वथनांक में जो उन्नयन है उसके लिए ग्राफ आप क्या बनाने वाले हो, क्वथनांक में उन्नयन कह क्या रहा है, ठीक है। चलो भैया क्वथनांक में उन्नयन अभी हम ये देखे थे कि डेल टीबी बराबर क्या होता है, TB2 माइनस TB1, ये हमारा फार्मूला मिला था किसके लिए, क्वथनांक में उन्नयन के लिए। और अगर हम नियम की बात कर लें भैया, इसका नियम क्या मिला था हमारा, यहाँ पर नियम क्या है, नियम ये था कि जो डेल टीबी है हमारा वो किसके बराबर होता है, KB इंटू यम के, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, यम के, ठीक है। तो हमारा तो ये फार्मूला मिला था कि किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको के कहा जाता है, ठीक है। तो हम क्या निकाले थे यहाँ पर, डेल टीबी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे के, लेकिन किसका कांस्टेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट का, तो क्या लिखेंगे, KB इंटू क्या हो जाएगा हमारा, यम हो जाएगा।
भैया चूंकि आपको पता है कि यम बराबर क्या होता है, मोलरता का सूत्र WB गुणे 1000 बटा MB गुणे क्या, WA इन ग्राम, ठीक है ना, ग्राम में वैल्यू था। अब इस फार्मूले को या इस सूत्र को हम उठा के यहाँ पर समीकरण एक में हम रख सकते हैं। क्या बोलेंगे, समीकरण एक से हमारा समीकरण एक में क्या रखना है, इसको रखना है, क्या हो जाएगा, डेल TB बराबर AB गुणे WB गुणे 1000 बटा MB गुणे WA इन ग्राम, ठीक है। तो फाइनल हमारा फार्मूला भैया यही था। अब यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, लिख सकते हो, जहाँ देखो ये जो गिवन वैल्यू है आपका, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे, न्यूमेरिकल लगाते समय समस्या एक क्या आती है, गिवन वैल्यू को फाइंड करने में। भैया गिवन वैल्यू मतलब दिया गया जो वैल्यू है कैसे पहचानोगे आप, तो पहचानने का एक ही तरीका है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पर दिया है आपका कि डेल TB क्या होता है, अब सवाल में उसने बोल दिया कि ये दिया है इतना, ये इतना दिया है, तो आपको ये पता हो तो आप निकाल सकते हो। तो डेल TB बराबर क्या बोलते हैं आप, क्वथनांक, क्वथनांक 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 में क्या है, ये उन्नयन है, ठीक है ना। डेल TB को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और जो TB2 था ये क्या है हमारा, विलयन का क्वथनांक। और TB1 क्या है हमारा, विलायक का क्वथनांक, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया था आपका, KB दिया था, ये क्या है, ये आपका क्वथनांक बिंदु स्थिरांक है या उन्नयन स्थिरांक आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे हम, उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, तो बोलने वाले हम उन्नयन स्थिरांक। तो देखो यहाँ पर ये गिवन वैल्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप ना इसके ऊपर विशेष करके ध्यान देंगे और फार्मूले की तरफ, क्योंकि ये आपके परीक्षा में आने वाला प्रश्न होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम समझ में ये हमारे आया कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसका नियम क्या है, क्वथनांक बिंदु क्या है, तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, क्योंकि यह फार्मूला आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। ये अब यहाँ पर आता है आपका क्या, ग्राफ आता है एक, ठीक है भैया। ग्राफ के लिए हम एक नया पेज ढूंढते हैं यहाँ पर। देखो एक ग्राफ आता है अभी किसके लिए, क्वथनांक उन्नयन के लिए, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन के लिए आपका एक ग्राफ आने वाला है। भैया ग्राफ को कैसे समझते हैं हम, ऐसा समझो, ये जो है इसके प्रेशर को बताने वाला है P, ताप को, और ये क्या बताने वाला है आपका, अब क्रिया की प्रगति या रिएक्शन या टाइमिंग, आप मान लो एक प्रकार से कुछ भी, टेम्परेचर, चलो टेम्परेचर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लें हम, ताप कर लें। अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर को आप केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल में केल्विन दिया है तो केल्विन में लेना है, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में लेना है। तो हमारे पास दो एक्सिस हो गए, एक हमारा दाब का है, इसको दाब कहते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, ताप है। टेम्परेचर के साथ ताप का जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। चलो भैया हम मान लेते हैं कि इसी पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये है 1 ATM, ठीक है, इस पॉइंट को हम 1 ATM मान लिए, तो हमारा जो प्रेशर जाएगा इस पर जाएगा टेम्परेचर के साथ, ठीक। अब भैया हम इसी पॉइंट पर, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, विलायक है A, ठीक है, ये विलायक क्या है हमारा, A है, और A विलायक का इतना वेपर प्रेशर इतने टेम्परेचर पर है, मतलब इसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है,
क्योंकि आपको अभी बताए थे कि नॉर्मल पानी का भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ होता है और हर समय वेपराइज होती रहती है। तो इसका वेपर प्रेशर इतना है, इतना मतलब भाप बना रही है, और क्या है, ये सबसे ज़्यादा इसका वो बना रही है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो विलायक का है प्रेशर, देखो अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि ये विलायक का जो प्रेशर है, जैसे जैसे हम यहाँ पर इसको टेम्परेचर को गर्म करते जाते हैं, इसका भाप बनता जाएगा। मतलब कि ये बढ़ता हुआ इसका वेपर प्रेशर बढ़ता बढ़ता एक समय ऐसे आएगा, ये किसको टच कर लेगा, 1 एटीएम के इक्वल हो जाएगा। भैया जैसे ही 1 एटीएम के इक्वल हो जाता है, इसके बाद अब ये सीधा किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में। ये भी देखे थे हम, जब किसी चीज को आप टेम्परेचर देते हो, गर्म करते हो, भैया इतना हीट करो, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, एक समय ऐसे आएगा कि वो 1 एटीएम के इक्वल हो जाएगा। जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाए, अब हल्का सा टेम्परेचर दे दो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। और ये ग्राफ किसको बता रहा है, इसके लिक्विड फॉर्म को। अभी तक द्रव अवस्था में है, इसके ऊपर वाला क्या हो गया, गैस अवस्था में। ये जो पॉइंट दिख रहा है 1 एटीएम के इक्वल, यही आपका मेन पॉइंट है। इसी को कहा जाता है क्या, लिक्विड और गैस के बीच साम्य अवस्था। लिक्विड और गैस के बीच ये साम्य की अवस्था बता रहा है। भैया यहाँ पर ये समझो कि जो हमारा लिक्विड था वो इस अवस्था में आ चुका है, हल्का सा टेम्परेचर दे दो तो गैस, हल्का कम कर दो तो लिक्विड में, मतलब ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम पॉइंट को मान लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें टेम्परेचर कितना लगा। भैया इसका टेम्परेचर जो है इस पॉइंट पर ये रहा, इसको क्या मानेंगे हम, इसको मानेंगे TB1 मानेंगे, ठीक है। तो क्या मानेंगे भैया, TB1 मानेंगे। TB1 का मतलब किसका था, विलायक का था। अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ हम ये देखते हैं कि हमारा जो दूसरा है ये पॉइंट पे है, इसको हम क्या मानेंगे, AB मान लिए। AB का मतलब क्या होता है हमारा, ये बिलियन है। अब इसका टेम्परेचर देखो, इस पर इतना, इतने टेम्परेचर पर इतना वेपर प्रेशर है, मतलब बिलियन नमक आप घोल देते हो पानी में तो वो ज्यादा टेम्परेचर लेता है, और वेपर प्रेशर पानी की तुलना में कम होता है। देखो वेपर प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं भैया, इस नमक वाले पानी को या विलायक वाले पानी को गर्म करना चालू करते हैं। धीरे धीरे आप इसको गर्म करो, धीरे धीरे गर्म होता होता एक समय ऐसे आएगा कि ये भी उस पॉइंट को टच कर जाएगा जिस पॉइंट को हमारा विलायक टच किया हुआ था। देख लो, तो ये कहाँ जाके, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ अगर तिरछा लग रहा है इसको सीधा कर लिया जाए। देखो क्या होगा, ये ग्राफ को ऐसे टच कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। भैया विलायक का टेम्परेचर ये बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुंचा 1 एटीएम का, अब ये गैस बन गया। जब बिलियन हो गया हमारा विलायक होने के कारण, इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे धीरे 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 धीरे, 1 एटीएम को ये क्या करेगा, टच कर जाएगा। अब इसके बाद यही बिलियन जो है हमारा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे वाला क्या है हमारा भैया, ये अभी तक लिक्विड है। ये वाला पॉइंट क्या है, लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम है। ये कितने टेम्परेचर पर 1 एटीएम हुआ, इसका टेम्परेचर ये रहा, देख लो। इसको कहेंगे हम क्या, TB2 मानेंगे। भैया दोनों का टेम्परेचर मिल गया, इतने टेम्परेचर पर हमारा विलायक 1 एटीएम पे पहुंचा, इतने टेम्परेचर पर हमारा बिलियन 1 एटीएम के पहुंचा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, वही कहलाएगा डेल TB। बात समझ में आ गई, डेल TB क्या है हमारा, विलायक और बिलियन के बीच का जो क्वथनांक अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं, हम डेल TB कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम ग्राफ में समझ लिए, नियम फार्मूले में समझ लिए, मतलब जहां तक है कि हम उम्मीद ये करते हैं क्वथनांक में उन्नयन जो है आपके बेहतर समझ में आया होगा। इसके ऊपर सवालें भी आती हैं, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हिमांक में अवनमन, ठीक है ना। क्या है, हिमांक में अवनमन। देखो सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं भैया हिमांक बिंदु क्या होता है। हिमांक बिंदु को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो हिमांक बिंदु मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। भैया फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ, अंक मतलब होता है
संख्या, ठीक है। देखो, जिस संख्या पर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव किसमें परिवर्तित हो जाए, बर्फ किसमें होता है, ठोस में, ठीक है। वह न्यूनतम टेम्परेचर या वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव इसमें ठोस में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। आपके घर में फ्रिज होगा, आप देखे होंगे कि फ्रिज में कंडीशन क्या आती है। वहां पर फ्रिज में सबसे ऊपर आप देखोगे, यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना होता है, जिनके अंदर एक प्लेट रखी होती है ऐसे, जिनके अंदर छोटे छोटे ऐसे खाने बने होते हैं। इसको कहा जाता है आइस क्यूब बॉक्स, ठीक है ना भैया। इसके अंदर अगर हम पानी को भर देते हैं इसमें, और इसमें बॉक्स में यहाँ पर लाके फिट कर देते हैं ऐसे, आप देखते हो कुछ समय के बाद इसमें से आपको ना ठोस अवस्था में मिलता है कुछ। हम डाले किस अवस्था में थे, द्रव अवस्था में। मिलता किस अवस्था में हमें, ठोस अवस्था में। भैया जो द्रव से ठोस में परिवर्तित हुआ, उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ होगा इस बॉक्स के अंदर। वही जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा संख्या, मतलब टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर का खेला हुआ है, मतलब टेम्परेचर क्या था, पहले ज्यादा थी, वो द्रव में था, टेम्परेचर को कम करते गए, इतना कम किए कि अगर ये हमारा पानी था, H2O था, तो इसका टेम्परेचर हमें लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ा। मतलब कि कोई द्रव अगर जिस टेम्परेचर पर बर्फ में परिवर्तित हो जाए या ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उम्मीद करते हैं क्रिस्टल एकदम क्लियर हो चुका होगा। भैया हिमांक बिंदु क्या बोलोगे, किसी द्रव का वह न्यूनतम तापमान, या न्यूनतम ना बोल सको तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह द्रव से, इसमें द्रव से किसमें परिवर्तित हो जाए, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, वही तापमान क्या कहलाता है, उसका हिमांक बिंदु कहलाता है। क्योंकि यह द्रव अवस्था से किसमें परिवर्तित हुआ है भैया, ठोस अवस्था में। या तो आप साम्य अवस्था वर्ड यूज कर सकते हो कि क्या होता है, लिक्विड और इसके बीच, सॉलिड के बीच जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। कभी कभी यह हादसा आपके साथ हुआ होगा। क्या हादसा हुआ है भैया, फ्रिज आप खोलते हो, आइस बॉक्स को निकालते हो, आपको पता है शायद बर्फ बन गया होगा, लेकिन टच करते हो, देखने में बर्फ जैसे दिखता है, टच करते हो तो उसमें से पानी आपको समझ में आता है, वो पानी निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो टेम्परेचर ऐसा था कि जो कि लिक्विड में था, लेकिन दिख रहा था कैसा, सॉलिड। मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच में क्या था, उसमें साम्य अवस्था आ चुकी थी। बस कुछ ही मिनट में वो किस में परिवर्तित हो जाता, हमारा सॉलिड में, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता। ऐसे बिंदु को, ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम भैया, हिमांक में अवनमन नहीं, हिमांक क्या, हिमांक बिंदु कहने वाले, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, हिमांक बिंदु कहेंगे। लेकिन समस्या ये आ गई कि जिस पॉइंट पर आप ठोस को क्या कर रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो, ठोस में परिवर्तित कर रहे हो किसी द्रव को, वो क्या है हमारा, एक निश्चित पर्टिकुलर टेम्परेचर तो चाहिए हमें, ठीक है। वो टेम्परेचर क्या है, देखो जैसे मान लिए कि हमारे पास पानी था, H2O है, यहाँ पर ये H2O है, इसको हमें किसमें परिवर्तित करना है, लिक्विड से, लिक्विड से किसमें परिवर्तित करना है, सॉलिड में। भैया इसका टेम्परेचर कितना हम मानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में। समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं कुछ, जैसे NaCl, आप कुछ भी ले सकते हो। कभी कभी आप आइसक्रीम तो बनाए होंगे ना, आइसक्रीम बना होगा। भैया आइसक्रीम में क्या किए थे कि दूध है, पानी है, कुछ में आप नमक, चीनी, बिस्किट या कुछ क्रीम आप डाल देते हो। डालने के बाद आप क्या करते हो, उसको फ्रिज में रख देते हो। तो हम देखते हैं कि जितने समय में हमारा पानी बर्फ में बदला था, उतने समय में ये आइसक्रीम नहीं बनी थी, उससे ज़्यादा टाइम ले लिया। कारण क्या था कि जो पानी था वो लिक्विड से सॉलिड में परिवर्तित होने के लिए कितना टेम्परेचर लिया था, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब यहाँ पर हम कोई और विलेय मिला दिए, अवाष्पशील विलेय मिला दिए, तो इनके कारण इसका टेम्परेचर गिर कर कितना हो गया, 0 पॉइंट, मान लो कि -5 हो गया डिग्री सेल्सियस। देखो पहले 0 था, 0 से भी घट के कहाँ चला गया, माइनस में पॉइंट चला गया। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहने वाले हैं, TF1, पानी का पहला था ये,
और ये वाला किसका बोलोगे भाई, ये विलयन हो गया ना, पानी में घुला हुआ नमक, क्या कहलाएगा, TF, क्या कहेंगे इसको, TF2। बात समझ में आ रही है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, TF1 है, और पानी में डाला हुआ विलेय है, नमक है, इसको विलयन कहते हैं। विलयन का कितना हुआ, TF2 हुआ। अब यहाँ पर देखो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में क्या अंतर आया हमारा, कितना अंतर आया है, 0.5 का ना भैया। जो 0.5 आया है अंतर, उसी को क्या कहते हैं हम, डेल TF कहते हैं, और इसी को क्या प्रदर्शित किया जाता है, डेल TF से। बात समझ में आ रही होगी। डेल TF हमारा क्या होता है, डेल TF हमारा ये है जो विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है और किसका, विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका जो अंतर आने वाला है वही हमारा है हिमांक में अवनमन है। भैया मिला क्या हमारा, यहाँ पर देखते हैं, डेल TF बराबर किसके होता है, हमारा डेल TF जो होता है बराबर वो होता है किसके, TF1 माइनस TF2। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन में क्या देखे थे हम, वहां देखे थे कि TB2 माइनस TB1, यहाँ पर उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि जिसका वैल्यू ज्यादा होता है उसको हम पहले रखते हैं। तो क्या बोलोगे, किसी विलयन के क्वथनांक में, उसमें हिमांक में अवनमन, सॉरी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ हिमांक में अवनमन। तो क्या बोलोगे, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन इसके विलायक और विलयन के क्वथनांक का अंतर होता है। क्या बोलते हैं, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन उसके विलायक के और विलयन के क्वथनांक हिमांक का अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करने वाले हैं, डेल TF से। तो हिमांक बिंदु तो क्लियर हो गया है, हिमांक में अवनमन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चलते हैं हम हिमांक अवनमन किस प्रकार से निकालते हैं। हिमांक में क्या है, अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होना। इसको किससे दिखाएंगे, डेल TF से। ठीक है भैया, डेल TF बराबर हमारा क्या मिला था, डेल TF बराबर क्या मिला था, TF1 माइनस TF2। इसका अर्थ हम आपको बताए थे कि किसी विलयन के हिमांक का अवनमन जो होता है वो विलायक के हिमांक का अवनमन तथा विलयन के हिमांक के अवनमन का अंतर होता है। इन दोनों को घटा दो, जो मान आने वाला है वो हिमांक का अवनमन आने वाला है। अगर हम इसके नियम की तरफ चल लें, भैया इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम कहता है कि जो इसका डेल TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके यम के। यम का मतलब होता है मोलल कंसंट्रेशन, मोलल सांद्रता। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोलोगे अब परिभाषा में, किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलल सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, परिभाषा में क्या बोलोगे, किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। भैया अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन अगर आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो क्या बोलेंगे, डेल TF बराबर KF। जैसे वहां पे बॉइलिंग पॉइंट के लिए TB आया, KB आया था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या आएगा, KF आएगा, इनटू क्या है हमारा, यम है। अब इसको यम को हम जानते हैं, चूंकि यम बराबर क्या होता है, WB गुणे 1000 बटा MB गुणे WA इन ग्राम में। ठीक है भैया क्या करने वाले हैं, यम का मान यहाँ पे रख दें समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान सकते हो। क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से, यह समीकरण 1 से क्या मिलने वाला है हमारा, डेल TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA इन ग्राम। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, वेयर, जहां क्या क्या दिया गया है आपको, पहला दिया गया है आपका कि डेल TF क्या होता है, इसको कहा जाता है हिमांक में अवनमन, इसको क्या कहेंगे हम, हिमांक में अवनमन। के बाद TF1 क्या है, विलायक, क्या है, विलायक का
हिमांक, ठीक है, विलायक का हिमांक। और TF2 क्या है हमारा, विलयन, विलयन का हिमांक है। और तीसरा एक मिला था हमारा KF, KF क्या है, ये अवनमन स्थिरांक इसको बोलते हैं, ठीक है, या तो आप कह सकते हो हिमांक में अवनमन स्थिरांक, तो इसको सीधा बोलो क्या, हिमांक अवनमन, अवनमन स्थिरांक, ठीक है, अवनमन या हिमांक अवनमन स्थिरांक है। तो ये पॉइंट आप कभी मत भूल जाना, वेयर जो है, ठीक है ना, यहाँ जो दिया गया है आपको, इसको तो आप पता ही मत भूल जाना, क्योंकि इसी के ऊपर आपका डेरिवेशन जो है ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम ग्राफ देखने वाले हैं भैया, ग्राफ क्या मिलने वाला है इसके लिए, देखो हम ग्राफ देखते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसी पॉइंट पर ये वही है, इसके वेपर प्रेशर को P को बता रहा है, और ये किसको बताता है, टेम्परेचर T को बताता है, ताप को, ठीक है, इसके ताप को बता रहा है। तो किसी भी विलयन का जो बिंदु होता है, हम मान लेते हैं इसको विलायक है हमारा A है, ठीक है, इसका टेम्परेचर आप कम करते जाओगे, कितना कम करोगे टेम्परेचर, देखो ये क्या है हमारा 1 atm के इक्वल है, इसी पर क्या होगा हमारा, ये होगा, ये 1 atm, ये तो वेपर बन रहा था धीरे धीरे, इसको आप ठंडा करते जाओ, ठंडा करते जाओ, ये धीरे धीरे ठंडा होता होता एक समय ऐसे आएगा, देखो ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, एक समय ऐसे आएगा कि सीधा नीचे गिर जाए, यहाँ से देखो सीधा नीचे गिर गया, आप थोड़ा सीधा कर, यहाँ से ये सीधा नीचे गिर गया, मतलब ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है, लिक्विड को, और ये किसको बता रहा है यहाँ पे, सॉलिड को। मतलब कि जब किसी पानी को हम ठंडा करते हैं या टेम्परेचर को कम करते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर गिरते गिरते एक समय ऐसे आता है कि वो हमारे लिक्विड में और सॉलिड के बीच क्या कर लेता है, साम्य की अवस्था स्थापित कर लेता है, ठीक है, तो ये लिक्विड था या सॉलिड था, अगर इसके यहाँ पे है तो ये दोनों के बीच आपको दिखता है। दूसरी बात क्या है भैया, कि अगर हम कोई भी विलयन ले लें, हमारे पास ए बी है, इसका टाइमिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना होने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ए बी है, अब इसको आप ठंडा करोगे, ये धीरे धीरे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता, एक समय ऐसे आएगा ये इसको टच कर लेगा, इसको सॉलिड स्टेट को टच कर लिया, ये क्या था, इसका लिक्विड फॉर्म में था। अब यहाँ पे इसको देखो ग्राफ, ये इतने टेम्परेचर पर, इतने टेम्परेचर पर इसको क्या मानेंगे हम, TF1, थोड़ा सा इसको नीचे रखते हैं, कम दिख रहा होगा, इसको मानेंगे हम क्या, TF1, ये दिखा रहा है ताप को, ठीक है, T। और दूसरा पॉइंट ये रहा, ये किसको दिखा रहा है, TF2 को, बात समझ में आ रही होगी भैया। किसी विलायक में अगर विलेय पदार्थ को घोल दिया जाए तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखो कितना नीचे आ गया, अब दोनों के जो अंतर आने वाला है यहाँ पर, इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा उसको हम डेल TF कहने वाले हैं, ठीक है, यही तो अभी हमें मिला था, क्या मिला था, कि डेल TF बराबर किसका था, TF1 माइनस TF2 के, ठीक है, यहाँ पर ग्राफ में क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो भैया ग्राफ के साथ आप इसको एकदम क्लियर रखेंगे ताकि भविष्य में आपको समस्या ना हो 1%। अब यहाँ पर देख लो ग्राफ क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि जो हमारा विलायक है, विलायक को अगर ठंडा करते जाएंगे एक समय ऐसे आएगा कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में साम्य की अवस्था आ जाती है। अब हल्का सा टेम्परेचर कम करोगे तो ये सॉलिड में आ जाएगा, हमारा ठोस में आ जाएगा। वैसे ही कंडीशन हमारा किसके लिए होता है, विलयन के लिए होता है। भैया विलयन को हम ठंडा करना चालू कर देते हैं, धीरे धीरे ठंडा होता होता कहाँ पहुंच जाता है, उस पॉइंट को टच कर लेता है जहां पर हमारा सॉलिड बनता है। अब ये पॉइंट हम इसके लिए क्या बोलेंगे, लिक्विड और सॉलिड के बीच में साम्य की अवस्था बोलने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये हमारा लिक्विड और किसके बीच, सॉलिड के बीच क्या है, हमारा साम्य की अवस्था है। ये वाला पॉइंट इसके लिए, विलायक के लिए, विलय के लिए, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो ये हमारा क्या है, ये हमारा विलायक है और इसको क्या बोलेंगे हम, विलयन बोलेंगे। आप लोग इसको थोड़ा क्लियर रखेंगे क्योंकि ये समझ की, आपके समझ की जो है ना क्लियर बताता है।
कि आपकी समझ क्या है, सोच क्या है। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सीधा ग्राफ बनाए ऐसे, यहाँ से ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, इस पॉइंट को ऐसे खींच लिए, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे कर लिए, यहाँ से इसको खींच लिए, इसको यहाँ से खींच लिए, फिर दिखा दिए ये TF2 है हमारा, ये TF1 है, इनके बीच का अंतर डेल TF है, हो गया। यानी ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ से अपने हिसाब से बेटर या अच्छे ढंग से बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे दिखा दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्राफ ये आपका परीक्षा में नंबर देगा, लेकिन दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, इसके बाद जो है आपकी क्लास में वहाँ पे समस्या पैदा होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जो चीज़ करेंगे वो आप अपने समझ के ऊपर करने वाले हैं। तो ये चलते हैं हम नेक्स्ट पे, देखते हैं क्या है हमारा। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर हम खत्म कर चुके हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा, क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा पॉइंट था हिमांक में अवनमन। सबसे पहले हम क्या देखे थे यहाँ पर कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या था हमारा, क्वथनांक बिंदु क्या होता है, हिमांक बिंदु क्या होता है, उन्नयन क्या है, अवनमन क्या है। तो ग्राफ के साथ हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। भैया आप लोग जो है इस टॉपिक को अच्छे ढंग से जितना हो सके उतना ज़्यादा क्लियर करके तब परीक्षा में जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल और न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ बराबर पूछा जाता है, और हर एक साल परीक्षा का ये हाईलाइट क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप इस चैनल पे नए हो, AK हैव केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके आपका जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें ये उम्मीद होता है कि किस प्रकार की समस्या है, किस लेवल तक हमें लेके जाना है, और किस टॉपिक पे आपका वीडियो चाहिए आपको, वो भी आप बताएं, उस पर भी आपका वीडियो जो है क्लियर बनाया जाएगा। तो आप लोग बेहिचक होकर अच्छे ढंग से बोर्ड की तैयारी करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, और अच्छे से आप लोग मेहनत करिए।